नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, अब महागठबंधन ने भी मान लिया है कि बिहार में चुनाव होगा और समय पर होगा, चाहे चरण जितने भी हों, एक हों, दो हों या अधिक हों। इसलिए महागठबंधन में भी चहल पहल तेज हो गई है। टिकटों की रेलगाड़ी चल पड़ी है। पहले सीटों के बंटवारे का फार्मूला निकाला जा रहा है। राहुल गांधी ने पहल की है और अब महागठबंधन में इस बात की सहमति बनी है कि जो घटक दल मौजूद हैं उन्हें साथ रखा जाए, लेकिन जिम्मेदारी अलग अलग बांटी जा रही है। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर ये दे दें कि राजद, जो महागठबंधन में सबसे बड़ा दल है बिहार में, वह कांग्रेस को शर्तों के साथ 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दे सकती है। लेकिन शर्त है। शर्त क्या है, आगे बताएंगे। तो 80 सीटें यदि कांग्रेस को मिलती है तो 163 सीटें बचती हैं राजद के पास। लेकिन राजद भी 163 सीटें अपने पास नहीं रखेगी, उसमें भी शर्त है। तो अब क्या होगा, कैसे होगा? शक्ति सिंह गोहिल पटना आए हुए हैं, तेजस्वी यादव से बातचीत हुई है, मुकेश सहनी की बातचीत हुई है। लेकिन खबर ये भी है कि खटपट पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। राजद जीतन राम मांझी को तवज्जो देने के मूड में अब भी नहीं है। बातचीत नहीं चल रही है। जीतन राम मांझी मतलब उनकी पार्टी हम, महागठबंधन में हाँ या नहीं ये अभी हम भी नहीं कर सकते हैं। कभी वे नीतीश कुमार की ओर जाते दिखते हैं तो कभी ओवैसी की पार्टी के साथ उनकी बातचीत होती है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर संशय में राजद है, लेकिन कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि सबों को साथ रखा जाना चाहिए, क्योंकि एनडीए से जो लड़ाई है वो बड़ी लड़ाई है बिहार में, और एनडीए मजबूती से साथ दिखता है। लोजपा की खटपट वो समाप्त कर लेंगे, ऐसा कांग्रेस का मानना है। लोजपा कहीं और नहीं जाएगा, यह भी कांग्रेस मानती है। तो ऐसे में क्या होगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा? देखिए, पटना में दावेदार पहुंचने लगे हैं। शक्ति सिंह गोहिल के यहाँ दरबार लगने लगा है। आज भी उनके समक्ष कई दावेदार उपस्थित थे जिनसे उन्होंने बातचीत की है। लेकिन जो सीटें बंटनी है बिहार विधानसभा की 243, तो 243 सीटों में पहले यह बात कही जा रही थी कि राजद अकेले 150 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगा। देखिए, मूड ऐसा ही है, लेकिन हालात कुछ बयां कर रहे हैं कि सीटें राजद की कुछ कम हो सकती है, ताकि महागठबंधन की एकजुटता बिहार में दिखे। जीतन राम मांझी को लेकर फिर हमने कहा, स्पष्ट कर दूं कि अभी वह स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि जीतन राम मांझी साथ में रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा साथ में रहेंगे। इसलिए तेजस्वी यादव और लालू यादव ने जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का जो मद है, या जो कहें पार्टी है, उसका मत्था कांग्रेस पर फोड़ दिया है। कांग्रेस को कहा जा रहा है कि ठीक है, आप 80 सीटें ले लीजिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी का एडजस्टमेंट आपको करना होगा। उन्हें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाना है, कितनी सीटों पर नहीं लड़ाना है, यह आपको तय करना होगा। और इन्हीं 80 सीटों में से आपको उपेंद्र कुशवाहा, और यदि जीतन राम मांझी रह गए तो उनका एडजस्टमेंट करना होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा कितनी सीटें लेंगे, यह समझने की बात। उपेंद्र कुशवाहा और राजद में बहुत स्पष्ट बातचीत नहीं हो रही है, समझ लीजिएगा। क्योंकि राजद में उपेंद्र कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के वजूद को लेकर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए, लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा को 5 लोकसभा सीट मिले थे चुनाव लड़ने को। काराकाट, उजियारपुर, बेतिया, मोतिहारी और जमुई, 5 पर हार हुई। हार तो राजद की भी सभी सीटों पर हुई। लेकिन जो राजद का विश्लेषण ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा जाति का मत ही अपने लोकसभा क्षेत्रों में नहीं मिला, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि यादव का नहीं मिला। तो ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं। और राजद का सर्वे करा है, राजद ने एक आंतरिक सर्वे भी कराया है कि विधानसभा चुनाव में कुशवाहा कितने प्रतिशत हमारे पक्ष में आ जाएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारी लड़ाई नीतीश कुमार से है, लव कुश समीकरण से है। देखिए, राजद का जो आधार वोट है वो MY वोट है, मुस्लिम और यादव वोट है। तो ये संशय बना हुआ है। फिर भी जब महागठबंधन की एकजुटता की बात है तो कांग्रेस के मत्थे यह बात छोड़ी जा रही है कि आप
उपेंद्र कुशवाहा को और जीतन राम मांझी को समझिए, मेरा कोई लेना देना नहीं है। 80 सीटों में आप कितना पर लड़ाएंगे, कितने पर नहीं लड़ाएंगे, यह आपको देखना होगा। ठीक इसी तरीके से देखिए, महागठबंधन में जो कांग्रेस और राजद को छोड़कर तीसरी पार्टी है वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, जिसके मुखिया हैं मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी को अभी महागठबंधन में सीट बंटवारे के फार्मूले में राजद की ओर रखा जा रहा है। मतलब राजद को जो 163 सीटें छोड़ी जा रही हैं, अब इनमें जो हो, कम हो अधिक हो, तो मुकेश सहनी का एडजस्टमेंट क्या होगा, कितनी सीटों के लिए होगा। मुकेश सहनी भी 30 सीटों की मांग कर रहे हैं, तो कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी सीटें नहीं मिलेगी, यह तय करना होगा तेजस्वी यादव को। देखिए, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी में संवाद होता है, यह बात सबों को पता है। लोकसभा चुनाव के वक्त मुकेश सहनी को लड़ने के लिए 3 सीटें मिली थी, खगड़िया, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, तीनों पर हार गए थे। लेकिन जब सिमरी बख्तियारपुर का विधानसभा का उपचुनाव हुआ तो वहां उनके प्रत्याशी ने बेहतर प्रदर्शन किया। इसी आधार पर वे मान रहे हैं कि हमारा वोट बैंक जो है वो ठीक है, और उनका कहना है कि यदि अति पिछड़ों का वोट, देखिए मल्लाह जो जाति है उसका भी वोट बिहार में ठीक ठाक है। अब कितना प्रतिशत है, कोई 12% करता है, कोई 14% करता है, उनकी जितनी उपजातियां उनको जोड़ दी जाए। और जो बिहार में टकराहट है, सत्ता की टकराहट है, वोट का जो टकराव है, तो मुकेश सहनी का तर्क ये है कि M22 समीकरण को तर्का तब लगेगा जब अति पिछड़ा वोट मिलेगा। देखिए, अति पिछड़े वोट पर जो है वो नीतीश कुमार अपना एकाधिकार मानते हैं। यदि उनमें से कुछ वोट की कटौती करनी है तो मुकेश सहनी यदि महागठबंधन में रहते हैं तो कितनी सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दी जाएगी, ये तय करेगा राजद। राजद तय करेगा मुकेश सहनी को, और उपेंद्र कुशवाहा व जीतन राम मांझी का फैसला करेगा कांग्रेस अपने खाते से। लेकिन सिर्फ मुकेश सहनी का फैसला ही नहीं करना है राजद को। देखिए, बात ये चल रही कि माले और सीपीएम से, सीपीआई पर अब तक सहमति नहीं बनी है। सीपीआई मतलब कन्हैया कुमार, तो अब तक सहमति नहीं बनी है, लेकिन सीपीएम और माले से बातचीत राजद कर सकता है। राजद बातचीत करने को तैयार है और उनका एडजस्टमेंट कुछ ना कुछ होगा। तो यदि माले और सीपीएम से बातचीत होती है तो मुकेश सहनी के बाद राजद की लड़ी जाने वाली सीटें और कम हो जाएंगी। अब ये सीटें कितनी कम होंगी आने वाला वक्त बताएगा। बसपा को लेकर भी विचार है, बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि देखिए कई जिले ऐसे हैं, कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिलों में, यदि हम बात कर लें तो बक्सर की बात कर लीजिए, आप उधर औरंगाबाद की बात कर लीजिए, आप उधर भभुआ की बात कर लीजिए, आप उधर गोपालगंज की बात कर लीजिए, उधर वाल्मीकि नगर की बात कर लीजिए, तो वहाँ कई सीटें ऐसी हैं जहाँ बसपा पिछले चुनावों में अकेले भी लड़ती रही है तो काफ़ी वोट काट लेती है। और ये वोट यदि महागठबंधन में जुटता है तो महागठबंधन की ताकत बढ़ सकती है। लेकिन बसपा, सीपीएम और माले से यदि कोई समझौता होगा तो वह सीटें आरजेडी से काट कर दी जाएगी। इस बात पर बातचीत चल रही है। सीटों का जब फार्मूला निकल जाएगा, जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा, तो फिर उम्मीदवारों का और उम्मीदवार, देखिए अब हर पार्टी को यह स्पष्ट करना होगा कि यदि आप किसी सीट की मांग कर रहे हैं, किसी सीट को चाहते हैं, तो वहां उम्मीदवार कौन होगा। देखिए, राजद ने भी तय कर रखा है कि इस बार हम A to Z फार्मूला पर चलेंगे, मतलब सिर्फ MY नहीं। राजपूतों को टिकट राजद देती रही है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में किसी भूमियार को टिकट नहीं दिया गया था। लेकिन अब जो नया फार्मूला है उसमें भूमियार ब्राह्मण को भी राजद तरीके से टिकट देने पर विचार कर रहा है। लेकिन यदि ब्राह्मण भूमियार को टिकट मिलता है तो किनके खाते से सीटें कम होगी, मतलब जाति के हिसाब से, यह बात भी देखी जानी है। देखिए, राजद ने A to Z फार्मूला को ही आगे ले जाने के लिए पहले राज्यसभा में मनोज झा को भेजा था और बाद में AD सिंह, अमरेंद्रधारी सिंह को भेजा गया। तो ये फार्मूला है क्योंकि आरजेडी जानता है कि यदि हम सवर्ण वोटों को अपने पक्ष में कुछ भी ले पाए तो यह उनके लिए सफलता होगी। तो ये सारे समीकरण चल रहे हैं, इन फार्मूला पर विचार चल रहा है। अब एक सवाल यह भी पैदा होता है कि पप्पू यादव इधर के दिनों में पॉपुलर जरूर हो रहे हैं, लेकिन वो वोट में कितना बदल पाएंगे, किसका नुकसान पहुंचाएंगे, किसको लाभ पहुंचाएंगे, इस पर भी समीक्षा हो रही है महागठबंधन में समीक्षा हो रही है कि क्या ऐसा भी होगा कि जिन्हें हम उम्मीदवार नहीं बनाएंगे वे पप्पू यादव की ओर भाग जाएंगे, और फिर 2015 की तरह क्या हमारे ऐसे कई उम्मीदवार होंगे जो सिर्फ पप्पू यादव के उम्मीदवार के कारण चुनाव हार जाएंगे। क्योंकि
पप्पू यादव की पहचान तो बन गई है, वो मदद के कारण पहचान बनी है और वो उनकी मेहनत के कारण पहचान बनी है। तो ये सारे समीकरण हैं। तो महागठबंधन में अब यह बात तय हो गई है कि चुनाव होना है, समय पर होना है, इसलिए लड़ाई शुरू करने में देरी नहीं की जानी चाहिए। ट्विटर और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आगे जाकर कैंडिडेट पर और सीट पर फोकस करने की जरूरत है। फिर जैसा वक्त आएगा, वक्त यदि कहता है कि वर्चुअल मीटिंग होनी है, डिजिटल मीटिंग होनी है और दूसरे तरीके से चुनाव होना है, क्योंकि जो अनुमान लगाए जा रहे हैं यदि उनमें चुनाव के फेजेस कम होते हैं तो चुनाव प्रचार का वक्त भी कम मिलेगा, हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़ सकते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। लालू यादव जो महागठबंधन के मेंटर हैं, वो आपको पता है कि कैद हैं, रिम्स में है। अब तो उनके डायरेक्टर का बंगला मिल गया है, क्योंकि जो कोरोना का संकट था। तो यहाँ मैदान में तेजस्वी यादव को ही लड़ना है। तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा होनी है, क्योंकि तेजस्वी यादव के सामने 2020 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2020 में वे अपना भविष्य कितनी मजबूती से गढ़ पाते हैं या किला फतह कर लेते हैं, यह देखी जाने वाली बात होगी। और ये नीतीश कुमार के लिए भी, क्योंकि नीतीश कुमार जितनी उम्र में पहुंच गए हैं 2025 में इतनी मजबूती से नहीं लड़ पाएंगे। तो नीतीश कुमार को, जिन्हें भाजपा ने बिहार में मान लिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, और यह बात भी कही जा रही है कि बिहार में जो एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा, चाहे संख्या जो भी हो, जदयू की सीटें भाजपा से अधिक होगी। तो ये सारे फार्मूले पर विचार चल रहे हैं। टिकटों की दावेदारी शुरू हो गई है, टिकटों की रेस शुरू हो गई है। इन खबरों को हम आपके साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।